हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डियर टीचर्स पर। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए यूपी टेट में पूछे जाने वाले संविधान से महत्वपूर्ण 101 प्रश्नों का फास्ट रिवीजन। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब ज़्यादा समय न लेते हुए हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है, आते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है हमारा कि संविधान की आत्मा क्या है। तो संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना है। प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना अगर पढ़ लिया जाए तो संविधान में जितने अधिनियम हैं, जो भी नियम कानून बने हैं, अगर उन सबको समझना है तो आप प्रस्तावना को पढ़ लीजिए। प्रस्तावना में उसका पूरा विवरण दिया हुआ है संक्षेप में। और जो प्रस्तावना का प्रारूप है वो कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना का प्रारूप जो है वो अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना का प्रारूप अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है, किस देश से? प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। तो तीन प्रश्न यहाँ से हो गए कि भाषा कहाँ से ली गई है प्रस्तावना की, तो वो ऑस्ट्रेलिया से। और पूछेगा कि प्रस्तावना का जो प्रारूप है उसको कहाँ से लिया गया है, तो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है। तो इनके अनुसार संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 है। इनके अनुसार अनुच्छेद 32, प्रस्तावना नहीं है। प्रस्तावना बस नॉर्मली जब पूछेगा कि संविधान की आत्मा क्या है तब प्रस्तावना होगा, और जब अकॉर्डिंग टू भीमराव पूछेगा तब अनुच्छेद 32 होगा। और अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसके अंतर्गत है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय ले जाना है तो अनुच्छेद 226 के द्वारा ले जाते हैं। ठीक है, और यदि किसी विवाद या मसले को या मामले को उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ले जाना है तो वो होगा अनुच्छेद 32 के द्वारा। अनुच्छेद 32 के द्वारा हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट अगर ले जाना है तो अनुच्छेद 32 से। ठीक है, और इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 32 के ही अंतर्गत 5 प्रकार के रीट यानी याचिका जो होती है उसका उल्लेख है। उन पांचों के नाम क्या क्या हैं वो देख लेते हैं कि क्या क्या है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है अधिकार का प्रेक्षालेख, तीसरा है उत्प्रेषण लेख, चौथा है परमादेश लेख और पांचवा है प्रतिषेध लेख। तो पूछ देता है कि किस अनुच्छेद में रीट का उल्लेख है, यानी याचिकाओं का उल्लेख किया गया, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में हमारे मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार का क्या काम होता है? मूल अधिकार का काम होता है व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता देने का उद्देश्य होता है। यही इसका मेन मोटो है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए हर स्तर पर। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य के जरूरी तत्व क्या हैं। तो जो जरूरी तत्व हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, इसमें मैंने लिख दिया है कि 4 तत्व क्या हैं, लेकिन प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि राज्य के लिए जरूरी तत्व क्या क्या हैं। तो क्या क्या में आ जाएगा? 4 तत्व हैं। 4 तत्वों में पहला हो जाएगा जनसंख्या। किसी राज्य के लिए पहले जनसंख्या होनी जरूरी है, वहाँ उसकी एक सरकार होनी जरूरी है, एक निश्चित भूखंड यानी भूभाग होना चाहिए जहाँ पर वह शासन करे, और चौथा है संप्रभुता। ठीक है, चौथा क्या है? संप्रभुता। ठीक है, और ये जो 4 तत्व हैं यह किसके अनुसार है? ये प्रोफेसर गार्नर के अनुसार हैं। गार्नर ने ही 4 तत्व बताए। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया। जो संपत्ति का अधिकार है उसको कानूनी अधिकार कब बनाया गया। तो संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार 1978 में बनाया गया। 1978 में इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया 44वां संविधान संशोधन करके। ठीक है, पहले जो था जब संविधान सभा के द्वारा तो जब बने संविधान तो उसमें 7 मूल अधिकार बताए गए थे। ठीक है, फिर
उसमें से संपत्ति के अधिकार को जो अनुच्छेद 31 में वर्णित था उसको वहाँ से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसको वर्तमान में 301 के अंतर्गत रखा गया है। अब पूछेगा कि संपत्ति का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 301 के अंतर्गत है। ठीक है, और पहले यह किस में था, अनुच्छेद 31 में। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद का स्वतः निलंबन हो जाता है। जब इमरजेंसी लगती है तो जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसके अंतर्गत जितनी भी स्वतंत्रता रहती है वो अपने आप समाप्त हो जाती है। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा अनुच्छेद कभी निलंबित नहीं होता है। कौन सा अनुच्छेद कभी निलंबित नहीं होता है, तो अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होता है। ये भी स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आएंगे, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, क्योंकि स्वतंत्रता के अधिकार का जो मूल अधिकार है वो हमारा अनुच्छेद 19 से 22 तक है। कहाँ तक है, 19 से 22 तक, तो 20 और 21 इसी के अंतर्गत आएंगे। तो ये दोनों भी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन इसमें दो अनुच्छेद हैं, 20 व 21। 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, और 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्ति को जीवन जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट नोट करने वाली है कि जो निजता का अधिकार का उल्लेख किया गया है वो इसी के अंतर्गत है, 21 के अंतर्गत। निजता के अधिकार का उल्लेख किसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। इसको जोड़ा कब गया था, इसको जोड़ा गया था अगस्त 2017 में। निजता के अधिकार को कब जोड़ा गया, अगस्त 2017 में। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है अनुच्छेद 21 क में है। ठीक है, या ए कहते हैं इसको, अनुच्छेद 21 क में है। ठीक है, इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। और यह कब लाया गया, कब जोड़ा गया इसमें, यह 2002 में 86वां संविधान संशोधन कर 2002 में जोड़ा गया। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई। तो वह देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अब है प्रश्न, मूल अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो मूल अधिकारों का जो निलंबन है वह राष्ट्रपति कर सकते हैं। लेकिन ये भी है कि जब इमरजेंसी लगेगी तो राष्ट्रपति सभी मूल अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं सिवाय अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, और अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में इस मूल अधिकार को वह जो है नहीं समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जितने अन्य मूल अधिकार हैं राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। और 19 का तो आपको पता ही है कि अनुच्छेद 19 का जो है वह स्वतः निलंबन हो जाता है इमरजेंसी के दौरान। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, मूल अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है। तो मूल अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, यानी सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये जो मौलिक अधिकार बनाए गए हैं आखिर ये क्यों बनाए गए, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। व्यक्ति को जितनी भी स्वतंत्रता है वो सब उसको मिले, यही सुनिश्चित करने के लिए संविधान में मूल अधिकार को रखा गया। ठीक है, मूल अधिकार किस में है, मूल अधिकार भाग 3 में है। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है। ठीक है, अस्पृश्यता को क्या बोलते हैं, और
छुआछूत। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। छुआछूत किस अनुच्छेद से संबंधित है? छुआछूत मतलब जो है का अंत, उन्मूलन यानी अंत। ठीक है, स्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 17 में। ठीक है, ये किस मूल अधिकार के अंतर्गत आता है? तो यह समानता के मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसमें जो समानता का मूल अधिकार है यह अनुच्छेद 14 से 18 तक है। जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। 14 में क्या है? कानून सभी के लिए बराबर होगा, मतलब जो विधि है, नियम है, वो सबके लिए समान होगा। ठीक है, 15 में क्या है? धर्म, लिंग, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, 15 हो गया। 16, अनुच्छेद 16 में क्या है कि इसमें अवसर की समानता दी जाएगी। चाहे भर्ती हो, चाहे कोई भी कार्य हो सरकारी, तो उसमें सबको समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है, और अनुच्छेद 16 में क्या है? 16(4) में क्या है कि आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब आ गया अगला अनुच्छेद 17, पता ही है कि ये अस्पृश्यता का अंत, और 18 में क्या है? उपाधियों का अंत किया गया है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे समानता का मूल अधिकार के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, सूचना का अधिकार सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो जो सूचना का अधिकार है वह जोड़ा गया है 19A में। कहाँ जोड़ा गया है? 19A में। ठीक है, 19A क्या है? 19 क्या है? 19 आपको पता है कि यह है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद 24 में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 24 में क्या वर्णित है? तो इसमें यह वर्णन किया गया है कि बच्चों का शोषण के विरुद्ध, मतलब बच्चों का शोषण नहीं करना है, यह अनुच्छेद 24 में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 23 और जो 24 दोनों हैं, ये दोनों शोषण के विरुद्ध अधिकार का वो है। ठीक है, मूल अधिकार है। शोषण के विरुद्ध बच्चों का है, तो वो तो 24 में है कि बच्चे जो हैं 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी कारखाने, ठीक है, खदानों, इन अन्य जोखिम भरे जगहों पर कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, अब इसी में 23 देख लेते हैं। 23 क्या है? अनुच्छेद 23 में क्या है? अनुच्छेद 23 में ये कहा गया कि किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक कार्य नहीं कराया जा सकता है। तो एक यहाँ छोटा सा याद करने के लिए बता देते हैं, 23 और 24, तो जो 23 है और 24 है, ठीक है, तो बलपूर्वक कार्य नहीं कराया जाएगा, तो बल हो गया। और 24 में क्या है? कारखाने में बच्चे नहीं काम करेंगे, तो कारखाना हो गया। तो छोटा सा याद कर लेंगे कि बल कारखाना। ठीक है, कारखाने में काम करने के लिए बल की आवश्यकता होगी, तो 23 में आ जाएगा बलपूर्वक किसी से कार्य नहीं कराएंगे। अब कारखाना आ जाएगा तो छोटे बच्चे कारखाने में काम करेंगे नहीं, तो ये चीज़ याद करने के लिए थोड़ा सा हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? तो जो मौलिक अधिकार हैं उसमें संशोधन करने का अधिकार संसद के पास है। हमारा जो संसद है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? ठीक है, तो यह है 19A में। 19A में, ठीक है, 19A के अंतर्गत ही जो मीडिया है, मीडिया की भी स्वतंत्रता है। ठीक है, और इसी 19A के तहत सूचना का अधिकार जो है वो भी आता है। ठीक है, सूचना का अधिकार 2005। ठीक है, सूचना का अधिकार 2005। ओके, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद 29 और 30 किस अधिकार से संबंधित है? मतलब किस अधिकार यानी मूल अधिकार। ठीक है, किस मूल अधिकार से संबंधित है? तो यह शिक्षा तथा संस्कृति के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, यह शिक्षा तथा संस्कृति के अधिकार से संबंधित है। जो 29 है दोस्तों, अनुच्छेद 29 में ये कहा गया कि जो अल्पसंख्यक हैं वह अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का उनको पूरा अधिकार है। ठीक है, और उसी के आगे 30 में क्या बताया गया कि इन्हीं अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थान
की स्थापना करने और प्रशासन करने का भी अधिकार है। मतलब ये जो अल्पसंख्यक है वो अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, उसमें प्रशासन करने के इनको पूरा अधिकार है। ठीक है दोस्तों, तो 29-30 हो गया शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? किस भाग में जो है संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में। ठीक है, भाग 2 में क्या बताया गया है? नागरिकता के बारे में बताया गया है। और यह अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? यह है अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया। अगर प्रश्न पूछ दे कि अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 5 और 11 हमारा नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान का भाग 4, ठीक है, भाग 4 एवं भाग 4 क यानी ए, भाग 4 क किसके बारे में बताता है? तो देखिए दोस्तों, भाग 4 जो है वो नीति निर्देशक तत्व जो है उनके बारे में बताता है। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्व जो है यह इसका जो प्रावधान है यह आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? आयरलैंड से। ठीक है, तो इसका प्रावधान हो गया आयरलैंड से, और इसके अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हो गए? 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व हो गए। ठीक है, और ये हो गया आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, अब ये बताइए कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इसका तात्पर्य क्या होता है? तो इसका तात्पर्य या मोटो जो भी है वो क्या है कि आदर्श लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, और यह जो है न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न में। अगला जो इसमें पॉइंट है एक और है ना, मूल कर्तव्य। तो जो मूल कर्तव्य है भाग 4 क में, तो ये कहाँ से लिया गया मूल कर्तव्य? तो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि रूस से लिया गया है। याद करने का भी एक छोटा सा बताया था कि मूल कर्तव्य क्या होता है। जब हमारे बालों में रूसी पड़ जाती है यानी डैंड्रफ, तो उसको निकालना हमारा मूल कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि ये हमारे बालों में बहुत ज़्यादा ईचिंग करते हैं। ठीक है, और यह किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 51A में है। कहाँ पे है? 51A में है। लेकिन और भाग पूछेगा तो भाग 4 क में है। ठीक है, और अनुच्छेद 51A में है। ठीक है, मूल संविधान जब बना था तो उसमें एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। अधिकार तो डाले गए, अधिकार भाई सबको अपना अधिकार लेना है, लेकिन कुछ कर्तव्य भी तो होने चाहिए देश के प्रति, राज्य के प्रति। तो इसलिए फिर कर्तव्यों को डाला गया। कर्तव्यों को कब डाला गया था ये हम अगले प्रश्न में आपको बताते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? ऐसे भी प्रश्न बना सकता है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको अलग रख दिया है। तो प्रश्न पूछेगा कि मूल कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया? तो जोड़ा गया था भैया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? सॉरी दोस्तों, यहाँ लिखना भूल गए हैं। 1976 में। कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और किसकी समिति थी? तो सरदार जो स्वर्ण सिंह हैं, स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर संविधान में भाग 4 क एवं अनुच्छेद 51A जोड़ करके मूल कर्तव्य का प्रावधान किया गया। और वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 हैं। कितने हैं मूल कर्तव्य? 11। ठीक है, आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान का भाग 1 किसका वर्णन करता है? तो जो संविधान का भाग 1 है वह क्षेत्रफल को बताता है। किसके क्षेत्रफल को? संघ एवं उसके राज्यों के क्षेत्रफल को बताता है भाग 1। ठीक है, आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, किस भाग में आपातकाल का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो भाग 18 में आपातकाल का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला है, निर्वाचन का संबंध किस भाग से है? तो जो निर्वाचन है यानी चुनाव, तो यह भाग 15 में बताता है। ठीक है, संविधान संशोधन हमने बताया था, संविधान में अगर फ्री में संशोधन हो जा रहा है यानी यह कहाँ से लिया गया है? फ्री यानी अफ्रीका, दक्षिण
अफ्रीका से यह प्रावधान लिया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है वह किस संविधान से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संविधान संशोधन जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और संविधान संशोधन किस भाग में है? तो यह है दोस्तों भाग 20 में। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा भाग 9A। ठीक है, भाग 9A किससे संबंधित है? तो भाग 9A जो है यानी कि वो नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, और भाग जो है 9 केवल पूछेगा, यही थोड़ा सा बता देते हैं, आगे प्रश्न होगा। भाग 9 जब पूछेगा तो वो पंचायती राज से है। ठीक है, पंचायती राज से। और जब 9 या ए पूछ देगा तो वो है हमारा नगर पालिका से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 45 में। ठीक है, अनुच्छेद 45 में। अगला प्रश्न है दोस्तों पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण। पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 48 क में। ठीक है, इसमें जितने भी प्रश्न है वो पर्यावरण और संविधान से संबंधित है, इतर कुछ भी नहीं है। ठीक है, इतना प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछे जाते हैं और आज तक पूछे गए हैं। ठीक है, ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी लेकर हम आएंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों भाग 9। देखिए अभी मैंने ऊपर बताया ना कि कहीं होगा, तो देखिए भाग 9 किससे संबंधित है? तो अभी मैंने बताया पंचायती राज से। ठीक है, अगला प्रश्न है भाषा का उल्लेख किस भाग में है? तो जो भाषा का उल्लेख है वो भाग 17 में है। ठीक है, भाग 17 में भाषा बताया गया कि ठीक है कि जो राज्य की भाषा है या राज्य की जो भाषा है वो हिंदी है और इसकी जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी। ठीक है, अब ये भी देख लीजिए कि किस अनुसूची में बताया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में बताया गया। जो 8वीं अनुसूची है वो भाषा से संबंधित है और जो भाग 17 है वह भी भाषा से संबंधित है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में बताया गया है जिसमें 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, अंग्रेजी को छोड़ करके। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा केंद्र राज्य के बीच संबंध किस भाग में है? केंद्र और राज्य के बीच संबंध जो है वो किस भाग में बताया गया है? भाग 11 में। संबंध का मतलब 1+1, एक को केंद्र मान लीजिए, एक को राज्य एक को केंद्र मान लीजिए, एक को राज्य मान लीजिए। अब एक और एक जोड़ के भैया 2 न करके 11 कर दीजिए तो हो गया केंद्र और राज्य के बीच संबंध 11 में। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा उच्च न्यायालय। ठीक है, यानी हाई कोर्ट। वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? तो वो है 25। ठीक है, अगला प्रश्न है 3 सूचियों का उल्लेख यानी राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों के बारे में किस अनुसूची में बताया गया है? तो 7वीं अनुसूची में इन तीनों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब देखिए दल बदल प्रावधान जो है वह किस अनुसूची में बताया गया है? तो यह 10वीं अनुसूची में बताया गया। इसमें भी थोड़ा सा देख लीजिए, दल बदल, दल से दल और 10 से दल, दल 10, दल 10 कर लीजिए। ठीक है, तो यह 10वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो जो सिक्किम है इसको पूर्ण राज्य कब बनाया गया? 1975 में। ठीक है, प्रश्न पूछ देगा कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 1975 में। ये भी पूछ सकता है कि किस संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा योजना आयोग का गठन कब हुआ? ठीक है, तो जो योजना आयोग है इसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक है, नई दिल्ली में। और ये भी जान लीजिए योजना आयोग जो है इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह देश के प्रधानमंत्री यानी पीएम होते हैं। ठीक है, एक प्रश्न और इससे बनता है अब क्योंकि इसका नाम बदल दिया गया है। तो योजना आयोग का नाम नीति आयोग कब किया गया? यही नाम बदल के हुआ है। नीति आयोग कब किया गया है?
1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग को कर दिया गया है। योजना आयोग के नाम को बदल करके अब नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, अब इसी में देखिए अगला प्रश्न है कि योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं तो वो होते हैं देश के प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। आपको पता होगा कि विधेयक 2 प्रकार का होता है, एक साधारण विधेयक, एक धन विधेयक या वित्त विधेयक। ठीक है, तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, यह निर्णय कौन करता है? यह निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं। ठीक है, उसके पद पर। लेकिन इनको शपथ कौन दिलाता है? इनको शपथ दिलाते हैं उच्च न्यायालय। ये राज्यपाल की बात कर रहा है ना, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है शपथ दिलाने के लिए या वो छुट्टी पे हैं या कहीं बाहर गए हुए हैं देश से, ठीक है, तो इन अब्सेंस ऑफ मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के, ठीक है, तो उनके बाद जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, जो भी सीनियर होंगे सबसे, वही इनको शपथ दिलाएंगे राज्यपाल को। ठीक है, आते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो जो राष्ट्रपति शासन है वह अनुच्छेद 356 में है। किस 356 में क्या है? 356 में राष्ट्रपति शासन है। इसमें कहा गया है कि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र असफल हो जाए तो उस राज्य के राज्यपाल, वहाँ के राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या तो राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से उस राज्य में जहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना है, जहाँ पर दिक्कत है, संवैधानिक तंत्र जो है वो विफल हो गया है, वहाँ पर अपनी इच्छा से भी राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ठीक है, या तो राज्यपाल कहेंगे, प्रतिवेदन देंगे कि आप यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाइए, और या तो वह राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से वहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, आपातकालीन जो अधिकार हैं वो 3 हैं। एक तो हो गया राष्ट्रपति शासन। अगला देखिए है प्रश्न, वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, तो जो वित्तीय आपात है वह अनुच्छेद 360 में है दोस्तों। ठीक है, 360 में। अब देख लेते हैं 360 क्यों लगाया जाता है? वित्त संबंधी समस्या होने पर, वित्त संबंधित समस्या होगी तो अगर राष्ट्रपति को पता चल जाएगा तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात लगा देते हैं। ठीक है, एक और आपात है, वह है 352। 352 है राष्ट्रीय आपात। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात। 3 आपातकालीन अधिकार हो गए ना, तीन इमरजेंसी मतलब जो है राष्ट्रपति लगाते हैं। एक हो गया राष्ट्रपति शासन, एक हो गया वित्तीय आपात, और एक हो गया 352 राष्ट्रीय आपात। ठीक है, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसी समस्या होने पर राष्ट्रपति आपात लगाते हैं। ठीक है, अब तक 3 बार राष्ट्रपति आपात लगाया जा चुका है। राष्ट्रपति शासन जो है आपात वह 3 बार लगाया जा चुका है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा जान लीजिए कि जो सशस्त्र विद्रोह वाली बात है उससे एक संबंधित प्रश्न है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में आंतरिक अशांति को हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, और एक प्रश्न इससे बनता है, पूछता है, पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय आपात के कार्यकाल को न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम अनिश्चित काल तक लगाया जा सकता है। ठीक है, न्यूनतम पूछेगा कि राष्ट्रपति का आपात जो काल लगा रहे हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, तो न्यूनतम कब तक रहेगा और अधिकतम कितना रहेगा? तो न्यूनतम 6 महीना रहता है। ठीक है, और अधिकतम तो अनिश्चित काल तक, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे। ठीक है, और राष्ट्रीय आपात जो है वो लगाने के लिए, राष्ट्रीय आपात लगाने के लिए पहले संसद में प्रस्ताव लाया जाना जरूरी होता है। ठीक है, और इसके बाद देख लीजिए, इसमें एक प्रश्न था कि जो ये वाला राष्ट्रपति शासन 356, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया था? तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया था। ठीक है, और एक प्रश्न और कि राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल को अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है हमारा, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? ये तो पीछे पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। अगर ये मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठ जो न्यायाधीश रहेंगे वो शपथ दिलाएंगे, ठीक है। वरिष्ठ जो न्यायाधीश रहेंगे वो शपथ दिलाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निर्वाचन आयोग के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? निर्वाचन जो आयोग है उसके गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में है। अनुच्छेद 3। आते हैं हम अपने अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। और उपराष्ट्रपति कौन होता है भैया? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये सबको पता होगा, लेकिन प्रश्न जो है इससे बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति के क्षमादान का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति जो है उसको कई अधिकार हैं, ठीक है। तो क्षमादान का भी अधिकार है। तो जो क्षमादान का अधिकार है वो अनुच्छेद 72 में है, ठीक है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी दंडित किए गए व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, ठीक है। और अगर उसे फांसी की सजा हुई है तो उसको राष्ट्रपति माफ़ करने का भी अधिकार रखता है, ठीक है। अगर फांसी हो गई है तो उसकी सज़ा को माफ़ कर सकता है, ये अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। अब है इनसे संबंधित एक और अधिकार कि अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 108 है इसमें कहा गया है कि संयुक्त अधिवेशन आहूत करना, यानी संयुक्त अधिवेशन बुलाना। आहूत मतलब बुलाना। तो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा? वो बुलाएंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बुलाएंगे संयुक्त अधिवेशन को, ठीक है। यही एक प्रश्न पूछ देता है, आगे प्रश्न होगा वो कि जो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति आहूत करते हैं उसकी अध्यक्षता कौन करता है? आहूत तो राष्ट्रपति कर दिए, प्रेसिडेंट कर दिए, लेकिन जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करते हैं। मतलब संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है, न कि राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं? ठीक है, तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। और ये भी देख लीजिए कि 123 है तो अध्यादेश कब जारी करेंगे? तो जब दोनों सदन में सत्र न चल रहा हो, ठीक है, दोनों सदनों में सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं और यह अध्यादेश 6 सप्ताह तक मान्य होगा, ठीक है, 6 सप्ताह तक मान्य होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकते हैं, ठीक है। ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो यह बताया गया है दोस्तों कि 143 के तहत राष्ट्रपति जो हैं वो मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, ठीक है, ऐसे यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकते हैं 143 के अंतर्गत। लेकिन उनके सुझाव को मानने के लिए, उनके सुझाव यानी बात जो भी है उन मानने के लिए राष्ट्रपति जो है वो बाध्य नहीं होंगे, उनकी मर्जी होगी कि वो उनकी बात को मानते हैं कि नहीं मानते। हाँ, लेकिन लोक महत्व के मुद्दे पर वो जो भी राय परामर्श लेना होगा वो मुख्य न्यायाधीश से ही करेंगे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अभी पीछे मैंने बताया इसको, यह प्रश्न आ गया यहाँ। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपात कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाते हैं। जब बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसी समस्या होती है तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगाते हैं, ठीक है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लगाया जा चुका है। 3 बार कब कब लगाया गया है ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 3 बार लगाया गया, एक बार लगाया गया है 1962 में, और फिर 1962 में कब लगाया गया? भारत चीन के बीच युद्ध के समय, ठीक है, जब भारत और चाइना के बीच युद्ध हो रहा था, ठीक है। फिर 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय
और 1975 में लगाया गया था आंतरिक अशांति के कारण। ठीक है, तो 3 बार हो गया कि कब कब लगाया गया था। प्रश्न पूछ देगा कि कितनी बार लगाया गया है, तो 3 बार लगाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, तो हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ठीक है, और ये तो आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचित होते हैं, चुने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, संयुक्त अधिवेशन कौन आहूत करता है? ये पीछे प्रश्न हो चुका है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अब देखिए यही दोनों प्रश्न हैं। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन आहूत किया गया है? यानी कितनी बार संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया है? तो अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। ठीक है, 3 बार संयुक्त बुलाया गया है। संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया गया है। संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है ये भी देख लेते हैं। तो जो संयुक्त अधिवेशन होता है वह इसलिए बुलाया जाता है जब किसी साधारण विधेयक पर मतभेद हो जाता है। ठीक है, दोनों सदनों से अगर साधारण विधेयक पर मतभेद हो जाए, ठीक है, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। ठीक है, या आहूत करता है। और वो बताए हैं कि अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और अब तक ये प्रश्न पूछ दिया कि कितनी बार बुलाया गया, तो 3 बार। किस किस विधेयक पर ये भी देख लीजिए, बैंकिंग पर, आतंकवाद विधेयक पर और दहेज विधेयक पर। 3 विधेयक हो गए। ठीक है, और संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाया जाता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन आहूत होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, महाभियोग प्रस्ताव लाने से पहले, महाभियोग जो होता है, महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जाता है, लेकिन वह प्रस्ताव लाने से पहले कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना अनिवार्य होता है? तो 14 दिन पहले। महाभियोग लाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना आवश्यक होता है कि आपके ऊपर महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। ठीक है, और ये भी एक प्रश्न है कि अगला, महाभियोग किस सदन में पहले लाया जाता है? तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज्य के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो जो पंचायती राज है उसके गठन का उल्लेख 243 के तहत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस समिति ने द्विस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया? तो द्विस्तरीय जो समिति है उसका सुझाव अशोक मेहता ने दिया। अशोक मेहता समिति ने दिया। ठीक है, 1977 में। ठीक है, द्विस्तरीय में क्या क्या था? एक था ब्लॉक स्तर, क्या था? ब्लॉक स्तर पर। ठीक है, और दूसरा था जिला स्तर पर जिला पंचायत। ठीक है, पहला ब्लॉक पंचायत और दूसरा जिला पंचायत। ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत। ठीक है, तो यह द्विस्तरीय के अंतर्गत आया। ठीक है, अब देख लीजिए कि द्विस्तरीय कौन दिया? तो 2 अक्षर का नाम अशोक मेहता, तो ये हो गए द्विस्तरीय। ठीक है, अब देखिए त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय जो व्यवस्था थी उसका सुझाव दिए थे बलवंत राय मेहता। ठीक है, बलवंत राय मेहता दिए, कब दिए? 1957 में। ठीक है, बलवंत राय मेहता। 3 स्तरीय तो 1 2 3 बलवंत राय मेहता, और द्विस्तरीय तो 1 2 अशोक मेहता। ठीक है, बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया 1957 में। ठीक है, अब देखिए ये क्या क्या बताए थे? ये बताए थे कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। ठीक है, तो इन्होंने 3 बताए। ठीक है, अब एक प्रश्न और बनता है कि 4 स्तरीय जो है व्यवस्था, 4 स्तरीय व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया? तो 4 स्तरीय व्यवस्था का सुझाव GV.के राव। ठीक है, GV.के राव ने 4 स्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था। ठीक है, इनका नाम आप लोग लिख लीजिएगा, GV.के राव। ठीक है,
तो 4 स्तरीय कह रहा है, तो इसमें भी 4 नाम हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, इन्होंने दिया था 1985 में अपना सुझाव दिया था। ठीक है, 4 स्तर पे दिए, तो 4 स्तर में क्या क्या आ गया इनका भैया? आ गया ग्राम स्तर पंचायत, ब्लॉक स्तर पंचायत, जिला स्तर पंचायत, ये तो तीनों आप लोग देखे ही हैं। और चौथा इन्होंने बताया कि राज्य स्तर। ठीक है, राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, एक इन्होंने बढ़ा दिया था, राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? ठीक है, जो पंचायतें हैं हमारी, उनको कब संविधान में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, और अगला प्रश्न है नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो जो नगर पालिका है हमारी, उसको 74वां संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ नगर पालिका को। अब पंचायत को 73वां। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और भारत का एक महान्यायवादी होगा, यह एक जो है बात को अनुच्छेद 76 में कहा गया है। ठीक है, ये जो महान्यायवादी होते हैं केंद्र सरकार के प्रथम विधिक अधिकारी होते हैं, केंद्र सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। ठीक है, महान्यायवादी जो होते हैं संसद की कार्यवाही में भाग भी लेते हैं। ठीक है, अपने विचार व्यक्त करते हैं, परंतु मत देने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि जो महान्यायवादी होते हैं वो संसद के सदस्य नहीं होते हैं। महान्यायवादी जो है पूछता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो संसद की कार्यवाही में तो भाग लेता है किंतु वोटिंग नहीं कर सकता है, वह व्यक्ति कौन है? तो वह व्यक्ति है भारत के महान्यायवादी। ठीक है, और महान्यायवादी की योग्यता क्या होती है? इनकी योग्यता होती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की। ठीक है, तो राष्ट्रपति उसी को महान्यायवादी नियुक्त करता है। ठीक है, और जो महान्यायवादी का कार्यकाल होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये रहते हैं अधिकतम 5 वर्ष। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक कार्य नहीं कराया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो यह बताया गया है अनुच्छेद 23 में। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? जो संघीय कार्यपालिका होती है उसका प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक जो प्रधान होता है वो तो पीएम होते हैं, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, और संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा। यह अनुच्छेद 53 के तहत बताया गया है। अनुच्छेद 53 के तहत बताया गया है कि संघ कार्यपालिका का जो प्रधान होगा वह राष्ट्रपति होगा। ठीक है, और 52 जो है अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा, इसका प्रावधान 52 में है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। और यह किसके अंतर्गत आता है, किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 154 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। ठीक है, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और इनको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ठीक है, अगर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो राज्यपाल को जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे या सीनियर, मतलब जो कहा जाए जो उम्र में सबसे बड़े हों, उनको, अनुभवी हों जो, उनको जो है उनसे इनको शपथ दिलाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रगान जो है
24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, वित्त आयोग के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो जो वित्त आयोग है दोस्तों वो 280 में है। कहाँ पे है? 280 अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब ये जो अनुच्छेद 280 है, तो जो वित्त आयोग है इसका गठन इसलिए किया गया है, जो वित्त आयोग होता है इसका मुख्य कार्य केंद्र एवं राज्य के मध्य करों का बंटवारा करना होता है। ठीक है, और वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति करते हैं, और यह इनका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष के लिए होता है। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 25वां उच्च न्यायालय कहाँ है? तो 25वां उच्च न्यायालय अमरावती में है। ठीक, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, धन विधेयक शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो धन विधेयक शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 110 में है। ठीक है, धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, अब धन विधेयक को राष्ट्रपति के सहमति से ही लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, लोकसभा में आने के पश्चात धन विधेयक को राज्यसभा भेजा जाता है। ठीक है, और यदि राज्यसभा के सदस्य धन विधेयक से सहमत नहीं हैं, ठीक है, तब भी 14 दिन के अंदर धन विधेयक लोकसभा को वापस भेजना पड़ता है। कितने दिन के भीतर? 14 दिन के भीतर। ठीक है, और यदि राज्यसभा के सदस्य धन विधेयक को वापस नहीं करते हैं तब भी 14 दिन के अंदर धन विधेयक लोकसभा को वापस करना अनिवार्य होता है, और अगर वो नहीं करते हैं तो धन विधेयक को पास माना जाता है। ठीक है, अब इसमें अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वित्त विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यानी कि वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 क्या कहता है? अनुच्छेद 117 कहता है कि किसी विधेयक को संसद के किसी भी सदन में, किसी विधेयक ने वित्त विधेयक को संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये कंपलसरी नहीं है कि पहले लोकसभा ही। ठीक है, लेकिन धन विधेयक जो है वो पहले लोकसभा में लाया जाता है, वो भी राष्ट्रपति के अनुमति पर। ठीक है, लेकिन इसको किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, और इसको लाने के पहले राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य नहीं होती, मतलब नो परमिशन, राष्ट्रपति की कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, और इसको किसी भी सदन में लाया जा सकता है, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। ठीक है, दोनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। तो दोनों में अंतर पता चल गया, धन विधेयक और वित्त। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद में पदेन सभापति के पद का उल्लेख है? ठीक है, तो पदेन सभापति का उल्लेख है अनुच्छेद 64 में। और पदेन सभापति कौन होते हैं? हमारे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, और आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, या तो थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति देखिए, पदेन सभापति होते हैं 64 में, और उपराष्ट्रपति पद का जो है उल्लेख जो है कि राष्ट्रपति होगा तो वो है अनुच्छेद 63 में। ठीक है, अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति होंगे, और उनके पद का उल्लेख कि यह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यह 64 में बताया गया है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का कार्य तो आपको पता ही है कि मुख्य कार्य क्या होता है? राज्यसभा में शांति व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है? ठीक है, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, महान्यायवादी को कानूनी मामलों पर सलाह कौन देता है? तो महान्यायवादी को कानूनी मामलों पर सलाह देते हैं सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति ही इसीलिए होती है। ठीक है, आते हैं हम अपने
अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, धन विधेयक किस सदन में पहले लाया जाता है? पीछे मैंने ये प्रश्न अभी बताया, तो इसका उत्तर है लोकसभा में। और ये भी लोकसभा में कैसे लाया जाता है? राष्ट्रपति के अनुमति से, जब वह सहमति देते हैं तभी यह लोकसभा में लाया जाता है, और उसके बाद भेजा जाता है राज्यसभा में, जो 14 दिन तक अपने पास रखती है, और नहीं वापस करती है तो उसको पास मान लिया जाता है। ठीक है, सहमत हो या ना हो, फिर उसको पास मान लिया जाता है। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है? मतलब किसकी देखरेख में? तो वो तो आपको पता ही है कि डीएम के देखरेख में। ठीक है, कौन है जो संसद की कार्यवाही में भाग लेता है? ठीक है, ये प्रश्न है, पीछे पढ़ा चुके हैं। कौन है जो संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, अपने विचार व्यक्त करता है, लेकिन उसको मत देने का अधिकार नहीं होता है? तो ये होते हैं भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी जो होते हैं उनको अधिकार नहीं है मत देने का, क्योंकि ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं, इसीलिए यह वोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री को उनके पद पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। वो उस व्यक्ति को करते हैं जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो। ठीक है, उसी को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए किसी दल को स्पष्ट बहुमत ही नहीं मिला, तो वहाँ राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रधानमंत्री, इनका मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य, मेन वर्क क्या होता है इनका? मंत्री परिषद में विभागों का बंटवारा करना। ठीक है, मेन वर्क क्या है? मंत्री परिषद में विभागों का बंटवारा करना। ठीक है, विभागों का बंटवारा। ठीक है, प्रधानमंत्री जो होते हैं, बनते हैं जो, वो उनके लिए यह जरूरी होता है कि संसद के किसी भी सदन का वह सदस्य हो। इनकी योग्यता यही होगी कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। ठीक है, और सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर सदस्यता लेना अनिवार्य है। 6 माह के भीतर सदस्यता लेना अनिवार्य है, अन्यथा प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। ठीक है, कार्यकाल इनका कितना होता है? कार्यकाल इनका 5 वर्ष होता है, परंतु प्रधानमंत्री चाहे तो समय से पहले भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देकर पदमुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कि अपना त्यागपत्र किसको देंगे? त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, और नियुक्ति भी यही करेंगे, त्यागपत्र भी, और राष्ट्रपति ही इनको शपथ भी दिलवाते हैं। ठीक है, शपथ कौन दिलवाता है प्रधानमंत्री को? राष्ट्रपति। ये अगला प्रश्न फिर हम देखेंगे आगे। ठीक है, चलिए अब ये थोड़ा सा देख लीजिए कि जो प्रधानमंत्री है इनका उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 75A में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? पीछे भी हमने बताया इसमें, इस प्रश्न पे 80 वाले में, प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जो हैं वो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करते हैं उनके पद पर? मुख्यमंत्री के पद पर राज्यपाल नियुक्त करते हैं मुख्यमंत्री को। ठीक है, मुख्यमंत्री जो है यह किस अनुच्छेद में है? मुख्यमंत्री जो है 164A में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, और मुख्यमंत्री कौन होते हैं? जो व्यक्ति विधानसभा, अब चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, उसे ही मुख्यमंत्री चुना जाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री का कार्य क्या होता है? मुख्यमंत्री का कार्य होता है मंत्री परिषद में विभागों का बंटवारा करना। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। नहीं, एक प्रश्न और है अगला, कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है, और इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन यह चाहें तो समय से पहले भी अपना त्यागपत्र राज्यपाल को दे करके पदमुक्त हो सकते हैं। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति
मुख्य न्यायाधीश की तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करते हैं। ठीक है, उनसे परामर्श करते हैं, उसके बाद ही वो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, उनको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और अन्य न्यायाधीशों को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक ना, जो नियुक्ति करते हैं वो तो राष्ट्रपति ही करते हैं मुख्य न्यायाधीश की, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति इनके सलाह पर कर लेते हैं, मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन शपथ जो होता है वो मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति दिलाते हैं और अन्य न्यायाधीशों को वो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है भारत सरकार के वित्तीय कार्यों पर नियंत्रण रखना। ठीक है, वित्तीय कार्य जो होता है भारत सरकार का, उस पर नियंत्रण रखना होता है। ठीक है, इसीलिए इन्हें अकाउंटेंट भी कहा जाता है। ठीक है, इनका उल्लेख 148 में है और इन्हें अकाउंटेंट भी कहा जाता है। ठीक है, और इनकी जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह त्यागपत्र भी अपना राष्ट्रपति को दे करके पदमुक्त हो सकते हैं। ठीक है, नियुक्ति और त्यागपत्र, नियुक्ति और त्यागपत्र दोनों किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देंगे। इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो वही इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, और इनका जो वेतन होता है वह सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य जज होते हैं उनके बराबर होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं अपना, क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल वही जो अभी मैंने बताया, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न, केंद्र एवं राज्य के मध्य करों का बंटवारा करने का कार्य किस आयोग का है? तो अभी पीछे मैंने प्रश्न ये लिया था, केंद्र एवं राज्य के मध्य करों का बंटवारा करने का वित्त आयोग का काम होता है। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 280 में। ठीक है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इनके अध्यक्ष की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, अनुच्छेद 165 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 165 जो है राज्य का महाधिवक्ता से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 165। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है राज्य अधिवक्ता क्या करते हैं ये देख लेते हैं। यह राज्य सरकार को, ठीक है, केंद्र नहीं, राज्य सरकार को, अनुच्छेद 165 राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर परामर्श देने के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और ये महाधिवक्ता विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, परंतु इन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है क्योंकि महाधिवक्ता विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए, महाधिवक्ता राज्य के लिए होते हैं और अभी पीछे मैंने पढ़ाया था महान्यायवादी। ठीक है, तो जो महान्यायवादी होते हैं वह केंद्र सरकार के लिए होते हैं। ठीक है, कानूनी मामलों पर वो परामर्श देते हैं केंद्र को, महान्यायवादी, और राज्य सरकार को जो है कानूनी मामलों पर परामर्श देने के लिए कौन होता है? महाधिवक्ता। ठीक है, और दोनों में प्रोसेस सेम होता है। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वही इसी से रिलेटेड है, कौन विधानमंडल की, अगला प्रश्न है वही बात है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति क्यों की जाती है? तो वही राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर परामर्श देने के लिए, जो मैंने ऊपर वाले प्रश्न में बताया। ठीक है, अब अगला प्रश्न इसी में देखते हैं, इसी से संबंधित, कौन विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेता है, अपने विचार व्यक्त करता है किंतु मत देने का अधिकार नहीं रखता है? तो वो है राज्य के महाधिवक्ता, क्योंकि ये विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। और इनकी योग्यता क्या होती है?
इनकी योग्यता होती है हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की, ठीक है। और पीछे हमने बताया था कि जो महान्यायवादी होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं, ठीक है। और एक चीज, इनका जो कार्यकाल होता है यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं, ठीक है। दोनों लोग, केंद्र वाले भी और राज्य वाले भी, ठीक है। जब तक राज्यपाल चाहेंगे तब तक यह रहेंगे, नहीं तो अधिकतम क्या होता है, अधिकतम 5 वर्ष होता है, ठीक है। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वही, महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत या अधिकतम 5 वर्ष, ठीक है। महाधिवक्ता बनने की योग्यता क्या है? तो महाधिवक्ता बनने की योग्यता हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। वो व्यक्ति जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है वह राज्य का महाधिवक्ता बन सकता है, नियुक्त हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? ठीक है, तो इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया है। इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, ठीक है। गैर संवैधानिक संस्था होती है, ठीक है। और भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। पदेन, ठीक है। पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है। और एक इनका मुख्य जो कार्य होता है वो क्या है? पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से सहमति प्रदान करना होता है। इनका यही मुख्य कार्य होता है। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? तो निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया। इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और निर्वाचन आयोग जो है यह 324 अनुच्छेद 324 में है, ठीक है। और भाग 15 में बताया गया है, ठीक है। भाग 15 और अनुच्छेद 324 याद रखिएगा इसको आप लोग, ठीक है। अब है निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और त्यागपत्र ये किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। और इनका कार्यकाल कितना होता है? अगला प्रश्न देखिए, इसमें है निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, ठीक है। और भारत के निर्वाचन आयुक्त कौन है? ठीक है, तो सुशील चंद्र भारत के निर्वाचन आयुक्त हैं। निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र हैं। और एक प्रश्न बनता है, पूछ देता है कि भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो वो सुकुमार सेन थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं ऐसे ही 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए धन्यवाद। बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।